बच्चे एज पर योर होमवर्क सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना है। कार्बन है वो इन्वॉल्व होगा फर्स्ट और सेकंड, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है सुक्रोज के केस। तो बच्चे हमारे पास ग्लूकोज आपको पता है अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, ठीक है। तो बच्चे बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से, यहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन के केस में OH जो है वो नीचे की तरफ दिखाया गया, लेकिन ध्यान से देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे पास CH2 ग्रुप है, यानी कि इसका सिक्स कार्बन जो है उसके बेसिस पे आप अलाइनमेंट देखो, उसके बेसिस पे अलाइनमेंट जो है OH ग्रुप जो है बिल्कुल उसका अपोजिट है, बिल्कुल उसके सामने है, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्रक्टोज जो है वो बीटा फ्रक्टोज। तो नॉर्मली हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि OH बिलो द प्लेन होगा, वो है उसके इसमें अल्फा शुगर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे OH जो है कार्बन के केस नीचे, लेकिन लेकिन बिल्कुल एडजेसेंट है CH2OH ग्रुप के, यानी कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट। तो इसीलिए ये ग्रुप जो है वो बीटा है, ठीक है। तो अल्फा के केस में अपोजिट होता है OH, और CH2OH ग्रुप यहाँ होता, तो OH ग्रुप अगर यहाँ होता तो इस तरीके से बॉन्डिंग बनेगी। तो ये जो बॉन्ड बना है ये है अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिड। तो यही स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था मैंने घर। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेकेराइड। कल हमने शुगर के बारे में बात की थी। अब बच्चे यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, H ग्रुप नहीं, यहाँ पे CH2OH ग्रुप। अगर आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी शो करोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं मिलेगा, हैवी ग्रुप होने की वजह से CH2OH है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट के बाद भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो फर्दर अब हम बात करेंगे बच्चे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है बच्चे वो शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि वो पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्सिटी अटेन कर देगा, ठीक है। तो आपने ओलिगोसेकेराइड की बॉन्डिंग के बारे में जाना, वही बॉन्डिंग जो है वो फर्दर कंटिन्यू होगी, और उस बॉन्डिंग के दौरान रिमूवल होगा वाटर का। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा जिसकी वजह से एक फॉर्मूला जो है जो हमने मेंशन किया था CHH2O1। तो मुझे ये फॉर्मूला जो है इसी के लिए एक्स और वाई ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है बल्क में रिमूव होगा। तो मुझे पॉलीसैकेराइड जो है उसमें हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल तो है ज्यादा, लेकिन कौन से शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीमेरिक अरेंजमेंट बना रहे हैं, सेम है या डिफरेंट है, उस बेसिस पे हमारे पास दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में पॉलीसैकेराइड है, दैट इज होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड वो होंगे जिसमें सेम तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स कंटीन्यूअस चेन बनाएंगे, अरेंजमेंट बनाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स शुगर बना देंगे। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल जुड़कर एक पॉलीमेरिक अरेंजमेंट बनाते हैं। तो होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, we have two types of polysaccharides, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homopolysaccharide with same type of sugar molecule which combines to form a polymer. Same sugar molecule जुड़ते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स शुगर बना सके,
पॉलीसेकेराइड में डिफरेंट सुगर मॉलिक्यूल वो मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। होमोपॉलीसेकेराइड the examples जो हमें डील करनी है एंड वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है हमारे पास। पहला तो स्टार्च, द स्टोरेज शुगर इन केस ऑफ प्लांट। दूसरा है ग्लाइकोजन, अगेन अ स्टोरेज शुगर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ एनिमल्स। थर्ड है हमारे पास सेल्यूलोज, द स्ट्रक्चरल पॉलीमर, स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर का पार्ट बनाएगा structural polymer. In case of fungal cell wall and as well as chitinous exoskeleton of orthopod। और heteropolysaccharide में हमें डील करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन ही लेंगे। तो heteropolysaccharide के केस में हमारे पास है this peptidoglycan जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट रहेगा। अब आगे जब मैं कुछ सेल और सेल स्ट्रक्चर करवाऊंगी तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हमने बात की है इसके बारे में ऑलरेडी यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया के केस। आर के बैक्टीरिया के केस में ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो लैक करता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन और हाइलोनिक तो ये है कुछ होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो एक एक करके हम स्टडी करेंगे और इनके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लेंगे यहाँ पे स्टार्च। स्टार्च व्हिच इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। मुझे स्टार्च जो है इट्स अ स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड। इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो है वो खाना जरूर ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन जो स्टोरेज की बात है स्टोरेज जो होगा वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। तो इट्स अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है ये बना हुआ है मिलकर अल्फा ग्लूकोज से। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बिल्कुल जैसे हमारे पास अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ अल्फा 1,4 ग्लाइकोजेन है, इसके केस में भी वैसा ही अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन बच्चे स्टार्च जो है वो एक हमारे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो ब्रांचिंग अरेंजमेंट भी देखेंगे। तो ब्रांचिंग पोजीशन पे के बनाने के बाद वो डाइगोसिलिक बॉन्ड, ठीक है, ब्रांचिंग पोजीशन पे वहां पे कुछ बॉन्डिंग का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होगा कि हमारे पास दो पर्टिकुलर फॉर्म्स होती है, ठीक है। दो पर्टिकुलर फॉर्म्स होती हैं, दो टाइप ऑफ चेन्स होंगी, जिसमें से एक चेन है उसे कहा जाता है अमाइलोज और दूसरी को अमाइलोपेक्टिन। वो मेंशन कर रहे हैं। So this consists of amylose and amylopectin. So amylose जो है बच्चे a helical part, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, it's a helical part like this। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये बनता है ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज के अरेंजमेंट की वजह से। अल्फा ग्लूकोज के अरेंजमेंट की वजह से बना ये हेलिकल अरेंजमेंट। ये तो सारे अल्फा ग्लूकोज की बॉन्ड बनाया करके हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है, जिस तरीके से इसकी ब्रांचिंग का निशान है। तो ये दोनों जुड़ के हमारे पास एक कंपोनेंट बनाते हैं दैट इज स्टार्च। तो मैं बोल रही हूं और ये हमारे पास अमाइलोज है और अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के साथ जुड़ेगा और अलग अलग पोजीशन पे अमाइलोपेक्टिन यहाँ पे
इस तरीके से माइलोस और माइलोपेक्टिन जो है वो मिलकर बनाते हैं स्टार्च का स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्च। तो हमारे पास ये अमाइलोस है, इसमें अल्फा ग्लूकोज के इन्होंने हेलिकल अरेंजमेंट बनाया और अल्फा ग्लूकोज ने बनाया बॉन्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वैसे ही एक चेन यहाँ पे माइलोपेक्टिन की होगी, वहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। लेकिन वो पोजीशन यानी कि हमारे पास ये पूरा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन वो पॉइंट जहां से ब्रांच जुड़ी है वहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है नियरली इस चेन में सारे 4 कार्बन जो है वो ऑक्यूपाइड है ताकि बॉन्ड की फॉर्मेशन और चेन की फॉर्मेशन हो सके। लेकिन अब हमें जब ब्रांच अरेंजमेंट बनाने हैं तो उसके लिए 4 कार्बन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं 6 कार्बन को और यहाँ पे बनता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चेन पार्ट में, मेन चेन में, एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट ब्रांचिंग पॉइंट, पूरी ब्रांच में नहीं है, पूरी ब्रांच में नहीं, सिर्फ उसी पॉइंट में जहां पे एक ब्रांच दूसरी से जुड़ी है, दूसरी चेन से जुड़ेगी, तो जहां से एक चेन दूसरी चेन से जुड़ेगी वहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा एट ब्रांचिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बार अरेंजमेंट ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने में। हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरीके से बना है, मुझे ये है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, इस तरीके से चेन जो है बनती जाती है, इसी तरीके से चेन बनती जाएगी, तो करती है हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन जो कि हेलिकल अरेंजमेंट, और सेम तरीके से अमाइनो पेक्टिन भी बनेगा। लेकिन जहाँ पे अमाइनो पेक्टिन को जुड़ना है, जहाँ पे ब्रांच बनेगी वहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 और 4 कार्बन पूरा ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे अवेलेबल है CH2OH, ये अवेलेबल है, इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं ब्रांच बनाने के लिए। मुझे अब क्या होगा, ऊपर जो शुगर है हमारे पास उसके उससे भी 1,4 कार्बन को बिल्कुल यूटिलाइज हो रखा है, लेकिन वो पोजीशन कार्बन की, वो पोजीशन कार्बन की जो फ्री होगी वहां से तो ब्रांच बनेगी तरीके से। तो मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है OH यहाँ पे होगा, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि 6 कार्बन का जो CH2OH है उसमें से OH गया, दूसरा ऊपर जो है हमारे पास जो एक चेन यहाँ पे जुड़ने वाली है उसमें नॉर्मली 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, उसमें भी चेन बना रखी है हमारे पेक्टिन में। तो मुझे उस टाइम पे जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसका फर्स्ट कार्बन हमारे पास है क्या है ना, तो चलिए अब इस केस में हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट बनेगा कि 6 कार्बन जो है उसके फर्स्ट कार्बन OH के साथ यहाँ पे डिहाइड्रेशन, यहाँ पे अगेन 4 कार्बन फर्स्ट कार्बन ऑक्यूपाइड है, फोर्थ फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट और फोर्थ ऑक्यूपाइड है, तीन बनाने के लिए कार्बन के OH H और OH को रिमूव किया, वाटर रिमूवल हुआ, H2O। तो बच्चे इस वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास मेन चेन्स में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लेकिन वो पॉइंट जो ब्रांचिंग है वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, क्योंकि हमने वहां पे 6 कार्बन को यूटिलाइज किया ताकि वो ऊपर जो चेन है यानी कि
एक चेन हमारे पास ये थी, तो वो चेन जो दूसरी यहाँ से जुड़ने वाली उसका फ्री एंड होगा, उसके फ्री एंड में जो फर्स्ट कार्बन था उसको यूज किया और नीचे चेन में कार्बन था उसको use। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया स्टार्च। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बच्चे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मेन चेन में 1 4 नाइट्रोजन बॉन्ड रहेगा, लेकिन वो पोजीशन सिर्फ वही एक पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे ब्रांच बननी है, ठीक है, जहां पे ब्रांच जुड़नी है वहां पे 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें वही दिखा रही है। ये चेन है अमाइलो के नीचे अमाइलो पेप्टाइड है, तो वापस में जोड़ने के लिए यानी इस पर्टिकुलर ब्रांचिंग पॉइंट पे जोड़ने के लिए 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो बच्चे स्टार्च के केस में जो अमाइलोस है ये 300 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, और अमाइलोपेक्टिन के केस में यानी 30 ग्लूकोज और ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बच्चे हमें स्टार्च को एनालाइज करना है, तो उसके लिए भी कोई टेक्निक चाहिए, तो हम हाँ एक स्टेनिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम बहुत पर्टिकुलरली आयोडीन यूज करते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, किस तरीके से काम करता है? तो बच्चे आयोडीन को जब हम हीट करते हैं स्टार्च को, तो बच्चे को ये हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से वहां पर ये कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और हमें देगी वो ब्लूइश कलर। तो आयोडीन जो है, जब भी स्टार्च जो है उसको आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है, वो ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर इसलिए क्योंकि आयोडीन वहां पर कंसंट्रेट हो जाता है ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन इनटू द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन के ट्रैप होने की वजह से वो आयोडीन जो है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और वो ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर का होना मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसीलिए जब भी हम टेस्ट करते हैं तो लीफ को, बेसिक क्लासेस में भी आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, लीफ को ट्रीट किया जाता है आयोडीन के साथ, तो वो एक ब्लैक कलर के और डार्क ब्लूइश कलर के स्पॉट्स देना शुरू करते हैं। वो जो स्पॉट्स है ना, वो डिटरमाइन करते हैं स्टोरेज कंपोनेंट को, यानी कि स्टोरेज ऑफ स्टार्च। प्लांट तो स्टार्च ही स्टोर करता है ना, तो इसीलिए आयोडीन जो है, विद आयोडीन स्टार्च गिव्स blue color. So this is all about starch. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की। तो बच्चे नेक्स्ट ग्लाइकोजन, द नेक्स्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, एक और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की बात करूंगी ग्लाइकोजन के कंप्लीट। ठीक है, तो ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एनिमल्स। तो प्लांट के केस में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हमारी बॉडी में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो मुझे एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहेगा, और इसके केस में भी ये स्ट्रक्चर जो है पूरा ब्रांच स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि हमने वो देखा स्टार्च के केस में बिल्कुल ब्रांच अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन अगेन अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच पॉलीमर लाइक स्टार्च। ठीक है, और ग्लाइकोजन के केस में हमारे पास कोई हेलिकल अरेंजमेंट नहीं था, जस्ट एक सिंपल सा चेन होगा, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस, बिल्कुल वैसा ही बॉन्डिंग अरेंजमेंट जैसा स्टार्च में देखा है, और इसी के ब्रांचेस ज्यादा होते हैं स्टार्च के कंपैरिजन में, ब्रांचेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ब्रांच अरेंजमेंट रहेगा with more branches than starch. और बच्चे बॉन्डिंग एलिमेंट वैसा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मीन 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा मेन चेन में। जैसे मेन चेन है
वन फोर बॉन्ड रहेगा, ये मेन चेन है, वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। बट ब्रांचिंग पॉइंट्स पे, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट्स पे जहां पे एक ब्रांच से एक चेन से दूसरी चेन जुड़ी है, सिर्फ उसी पॉइंट पे हमारे पास रहेगा अल्फा 16। जैसे कोई ये ब्रांच है ग्लाइकोसिड, ये ब्रांचिंग पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा 16 एट ब्रांचिंग पॉइंट। और बच्चे स्टार्च अगर हमारे पास ब्लू कलर देगा तो कौन सा कलर देगा? तो विद आयोडीन इट गिव्स रेड कलर, ये रेड कलर देगा। और इसके पास कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है आयोडीन को ट्रैप करने के लिए, बस ब्रांचिंग करेंगे की मदद से बेसिकली आयोडीन के साथ ट्रीट हो पाता है। बट हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्गली आयोडीन को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास डार्क कलर और डार्क ब्लूइश कलर आता है। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने बात की थी आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में बताऊंगी, जिसको मैंने पॉलीसेकेराइड के अंदर मेंशन नहीं किया, दैट इज इन्युलिन। इन्युलिन जो है वो एक और पॉलीसेकेराइड है जो कुछ प्लांट के से पाया जाता है। इंसुलिन की बात नहीं कर रही हूँ, इन्युलिन, INULIN। इन्युलिन जो है सब फ्रक्टल पॉलीसेकेराइड, ये फ्रक्टल पॉलीसेकेराइड है, यानी फ्रक्टोज पॉलीसेकेराइड। तो ग्लाइकोजन के केस में हमारे पास अल्फा ग्लूकोज ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा बिल्कुल स्टार्च की तरह है, तो अल्फा ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड ही है। बट हमारे पास जो इन्युलिन है वो फ्रक्टल पॉलीसेकेराइड, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल दलिया प्लांट, आर्टिचोक है। तो बच्चे ये कुछ प्लांट्स है जिसके केस में हमारे पास फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड इन्युलिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो दलिया और आर्टिचोक में ये बहुत इंपॉर्टेंटली स्टोर होता है। और इसी के से बॉन्डिंग अरेंजमेंट है फ्रक्टोज के केस में, बीटा बीटा बॉन्डिंग रहेगी, बीटा 1 टू बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूं यहाँ पे दलिया बॉन्डिंग जो है वो बीटा 1 टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा बिटवीन फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। और मुझे इन्युलिन की सबसे अच्छी बात कि ये मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। जैसे कि क्या होता है, जैसे किडनी फिल्ट्रेशन की बात है, किडनी जो है वो नॉर्मली जो है वो प्रॉपर कंपोनेंट्स फिल्टर करेगी। ठीक है, बट अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई फॉल्ट, कोई भी डिजीज कंडीशन है, फॉल्ट आ गया है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, तो पर्टिकुलर कंडीशन से वो प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो उस फिल्ट्रेशन टेंडेंसी को चेक करने के लिए इन्युलिन यूज किया जाता है। तो इन्युलिन जो है, इन्युलिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ह्यूमन बॉडी में जैसे वो जाएगा उसी फॉर्म में वो वापस बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है विदाउट एनी डाइजेस्ट। हमारी बॉडी में इन्युलिन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम्स नहीं है, तो नॉट गेट डाइजेस्टेड and filters as well। तो जो किडनी जो है वो उसे एसिड फिल्टर करने के लिए विदाउट एनी प्रोसेसिंग, तो हम क्या करते हैं किडनी के फंक्शन को जानने के लिए किडनी इन्युलिन जो है, इन्युलिन सोर्सेस दिए जाते हैं, किडनी जो है वो कितना एफिशिएंटली इन्युलिन को फिल्टर कर रही है, तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किडनी काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो मतलब अगर इन्युलिन फिल्टर नहीं हो रहा, इन्युलिन नहीं आ रहा, तो मतलब किडनी जो है फंक्शन जो है वो ऑल्टर हो चुका है, वो यूरिया को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा, फंक्शनिंग में दिक्कत है। तो इट इज यूज्ड टू चेक किडनी और ग्लोमेरुलर फंक्शन।
ठीक है, तो इसे फ्रक्टल पॉलीसेकेराइड, फ्रक्टल होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब बच्चे लास्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था होमोपॉलीसेकेराइड के केस में, दैट इज काइटिन। ठीक है, तो उसके बाद सेलुलोज की बात करते हैं। तो काइटिन जो है बच्चे इट्स स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, ये स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है। इसका एक डेरिवेटिव है मोनोसेकेराइड का, अमीन डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कुछ अमीन ग्रुप ऐड हो गए हैं, तो उसे कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ग्लूकोसामीन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है वो एक शुगर ही है, लेकिन एक डिराइव्ड शुगर है। ठीक है, तो ग्लूकोसामीन उससे काइटिन बना है एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फंगल सेल वॉल। अब बहुत एफिशिएंटली जान लो इस बात को, फंगल सेल वॉल और काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स। तो बच्चे इनिशियली जब प्रीवियस बुक्स की प्रीवियस एडिशन थे एनसीईआरटी के, उसमें काइटिन को एक सुपर पॉलीसेकेराइड मेंशन किया गया, जो कि बहुत गलत था। बट ये तो सिर्फ एक ही शुगर से बनने से बना है, दैट इज एन-एसिटाइल। ये बायोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड है। तो काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है वो एक अमीनो शुगर है, यानी कि डिराइव्ड शुगर। और इसके केस में क्या होता है, जो सेकंड कार्बन एटम होता है ना ग्लूकोज का, वहां पे अमीनो ग्रुप आके अटैच कर जाता है। ठीक है, तो एसिटाइलेटेड शुगर है, अमीनो शुगर है, तो सेकंड ग्रुप में अमीनो ग्रुप होगा, सेकंड कार्बन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, तो यह है काइटिन। लास्ट बात करेंगे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है इट्स अ लास्ट होमोपॉलीसेकेराइड व्हिच इज अगेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का एक होमोपॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसकी ग्लूकोज है इट्स नॉट अल्फा ग्लूकोज, इट्स बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज का डेरिवेटिव है सेल्यूलोज। और ये क्या करता है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर बनाता है, प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्यूलोज। तो आप बहुत सारी चीजें आप इसमें देख सकोगे, जैसे आप रेयन फाइबर जो है वो सेल्यूलोज से मिलता है, नाइट्रोसेल्यूलोज को एक्सप्लोजिव्स में यूज किया जाता है, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज उसको मतलब बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर, किसी भी एडिबल कंपोनेंट को क्रीमी टेक्सचर देने में हेल्प करता है, जो जेलीज में प्रेजेंट होगा, तो वो मेंशन करते हैं। तो सेल्यूलोज जो है तो होमोपॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, दिस इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और बीटा ग्लूकोज, तो बीटा ग्लूकोज 26,000 10,000 यूनिट्स ग्लूकोज की मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं। ठीक है, और ये सेल्यूलोज अनब्रांच और जब इसकी किसी बॉन्डिंग से है बीटा 1 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है हमारे पास, इसके केस में बीटा 1 6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि ध्यान से तो बीटा 1 4 और बच्चे ये सेल्यूलोज जो है वो अनब्रांच होने की वजह से एक ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड लाइक ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, तो पर इसके केस में ब्रांचिंग अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से आयोडीन जो है वो इसको कलर नहीं देता, तो नो कलर इज आयोडीन। आयोडीन के सामने का कोई भी कलर नहीं देगा। ठीक है, और कार्बोसेल्यूलोज को बहुत जगह यूज किया जाता है, तो जैसे कि जब मैंने बताया कि नाइट्रोसेल्यूलोज है उसके एक्सप्लोजिव में यूज होगा। सेल्यूलोज से रेयन फाइबर बनाया जाता है। मुझे इस तरीके से सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास कुछ होमोपॉलीसेकेराइड्स।
तो बच्चे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स के तीन फीचर्स हैं जिसकी वजह से पॉलीसेकेराइड्स यूज किए जाते हैं स्टोरेज कंपोनेंट्स मोनोसेकेराइड्स। सबसे पहले इसीलिए क्योंकि हमारे पास जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते जाते हैं, तो एक बॉन्ड के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो 6000 टू 10000 है, 250 टू 300 है। तो इस तरीके से जितने मॉलिक्यूल इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ स्टोर हो सकते हैं एक ही बार में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च, तो उस पर्टिकुलर केस में कितना सारा वाटर बाहर निकलेगा। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं रिमूव होते हैं वो इन पॉलीसेकेराइड्स को लेस बल्की और लेस हेवी बना देते हैं जिसकी वजह से इजीली स्टोर किए जा सकते हैं। बट मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स के केस में बल्कीनेस मेंटेन रहती है जिसकी वजह से उन्हें यूज नहीं किया जा सकता। और बच्चे ये पॉलीसेकेराइड्स जो है पॉलीमर जो है वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, जहां पे भी स्टोरेज होगा वहां पे चाहे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पहले ब्रेक होना पड़ेगा एक सिंपलर फॉर्म में जो बॉडी ऑक्सीडाइज कर सके, फिर जाके वो फर्दर प्रोसेस में आएंगे, केमिकल चेंजेस शो करेंगे। फिर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव यानी कि जहां पे भी स्टोर होंगे वहां पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी कि बाहर अगर हाइपोटोनिक अरेंजमेंट भी है वहां से वाटर इनटेक नहीं करेंगे जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे, जहां पे भी ये स्टोर होंगे वहां पे ऑस्मोटिक बैलेंस ऑस्मोटिक कंडीशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, वाटर को फर्दर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिव, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है ना कि मोनोसेकेराइड, क्योंकि ग्लूकोज जहां पे भी प्रेजेंट होगा वहां पे वो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बच्चे फर्दर ये हुआ पॉलीसेकेराइड के बारे में। अब बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड बेसिक सारे हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड हैं डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल जुड़ के हमारे पास एक पॉलीमर बना देते हैं। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की सबसे पहले हमें बात करनी है पेप्टिडोग्लाइकन। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में सबसे पहला पेप्टिडोग्लाइकन, जैसे मैंने बात की कि बैक्टीरिया and this peptidoglycan is made up of derived sugars। ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो derived sugars से मिलता है हमें, और वो derived sugars कौन कौन सी है? N-acetyl ग्लूकोसामीन। N-acetyl ग्लूकोसामीन जो है वो हमने बात की थी काइटिन के केस में, एक वो शुगर है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन बता रही है, और ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है तो कोई और शुगर भी होगी, yes, that is N-acetyl uramic acid। Again a derived sugar, तो N-acetyl glucosamine और N-acetyl uramic acid मिलकर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं which is a part of cell wall of a bacteria। तो N-acetyl glucosamine N-acetyl uramic acid इस तरीके से ये क्या करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हुए आगे बढ़ देते हैं नैब इस तरीके, and it is present in case of bacteria। तो जब आप कभी भी बात करते हो तो कभी भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट की बात करते हो हमारी बॉडी में, हम बात करते हैं कि सेल्यूलर जो है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, हमारे टेल्स जो है उसपे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो बच्चे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसके किसमें केमिकल है दैट इज लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम एक ऐसा केमिकल है वो इस पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करता है, जो हमारे टेल्स और सेलिवा में प्रेजेंट रहता है। लाइसोजाइम हमारे टेल्स और सेलिवा में प्रेजेंट रहता है, जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा तो ये नैब ये इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देगा, यानी सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा और
क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब इस पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करने के लिए ही हमारी बॉडी में ये लाइसोजाइम प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हेटेरोपॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन। सेकंड है हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है मुझे बहुत सारी जगह मिलेगा, हमारे पास लेकर, ठीक है। और आगे भी आप बात करोगे ट्वेल्थ में, आप वो उसका ऊंचाई स्ट्रक्चर की बात करोगे, ठीक है, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करोगे, वहां पे आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल रहा है। तो बच्चे हाइलुरोनिक एसिड जो है हमारे पास अगेन डिराइव्ड शुगर से बना है। एनएसिटाइल ग्लूकोज फॉर्म ये वाली पार्टिंग में भी एनएसिटाइल ग्लूकोज फॉर्म प्लस एक एसिडिक शुगर, एक एसिड शुगर जिसकी बारे में बात करते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन मिलकर हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट इन टेंडन्स, ligaments, follicular structures, यानी कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स।